हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 है समीकरण इक्वेशंस। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समीकरण के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, उसको हल कैसे किया जाता है, कैसे के समीकरण का सवाल बनता है, ये हम इसमें जानेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानना शुरू करते हैं कि समीकरण के सवाल कैसे बनते हैं और कैसे उसको हल किया जाता है। बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू से आप लोग देखते जाइएगा, कॉपी पेन बुक्स वगैरह रख लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। कैसे सारे सवाल इसमें जितने भी सवाल होते हैं 20 से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस सोच में बिल्कुल भी मत रहिए। मैं एक्टिविटी और पूरे एक एक वर्ड्स को क्यों पढ़ पढ़ के समझाती हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक कंपटीशन एग्जाम टाइप में होता है, जैसे आप ही 6-7 के लेवल वाला होता है, या फिर आपके ही एग्ज़ाम स्वयं के एग्ज़ाम होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया क्वेश्चन। हमने तो प्रश्नावली में नहीं पढ़ा, लेकिन प्रश्नावली को पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, उसके पूरे एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटी जो क्रियाकलाप दिए होते हैं उनके हर एक क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। लोगों को बोरिंग ज़रूर लगता होगा ये सारे वीडियो बनाना, प्रश्नावली वाला वीडियो बस देखते हैं, उसी में देखती हूँ मैं कि व्यूज़ आता है, बाकी इनमें तो बहुत कम व्यूज़ रहता है, मतलब इनको देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ प्रश्नावली के वीडियो को देखना चाहते हैं। खैर, आपका जैसा मन है, लेकिन मैं बनाऊंगी तो शुरू से ही। चलिए शुरू करते हैं। आप दो संख्याओं की तुलना करने के लिए कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, छोटी है या समान है। ठीक है, दो संख्याओं की तुलना हम लोग बड़ी, छोटी या समान होने पर करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 है, नीचे तुलना पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं जो अपूर्ण है। खाली बॉक्सों में बराबर, छोटा, बड़ा के चिन्ह का उपयोग कर कथनों को पूर्ण कीजिए। अब जो हमारे पास ये कुछ सवाल दिए गए हैं क्रियाकलाप नंबर 1 का, अब इसमें हमको बताना है कि किस तरह की संख्या छोटी, बड़ी है या कैसी है। पहले को हम लोग देखते हैं, 3 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो होगा 8, और इसमें क्या दिया है, 7 इधर है, तो ये छोटा है या बड़ा, तो ऑब्वियसली 8 बड़ा होगा, जिसका जोड़ 8 आ रहा है वो बड़ा होगा। तो आज छोटा बड़ा का चिन्ह निशान कैसे लगाते हैं, जिस तरफ बड़ी संख्या होगी उस तरफ आप ऐसे वाले चिन्ह के मुंह को खोल दीजिएगा, उस तरफ का बड़ा और छोटा आपको पता चल जाएगा। दूसरा है, इधर 15 है और इधर 8 और 7 है, तो 8 एवं 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो इधर भी 15 ही आएगा। तो मतलब ये संख्या क्या है, इक्वल है। ये संख्या क्या है, इक्वल है। एंड थर्ड है, 4, इधर 11 है और इधर 4 प्लस 6 है। 4 प्लस 6 10 होता है, और 11 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये 11 हुआ। तो इस तरफ हम मुंह को खोल दिए तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या हो गई, ये बना। एंड देन 4 है, इधर 18 है और इधर 13 एंड 8 है। 13 और 8 कितना होता है, तो 13 और 8 21 हो गए। इधर ये 21 होगा ना, 8 9 10 11 की 1 यहाँ इतना, तो 21 इधर ये वाला होगा और 18 ये है, तो कौन सा बड़ा है, इधर वाला है। तो हम लोग इधर ऐसे मुंह को खोल दे रहे हैं, ठीक है। और ये 23 है प्लस 7 है और इधर 30 है, तो इसमें कौन सा छोटा या बड़ा हो गया, बराबर होगा, तो ये दोनों बड़ा। देखो 23 में आप 7 को ऐड करोगे 30 ही आएगा, और इधर 30 है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया। आपने किस तरह इन चिन्हों का उपयोग किया है, आप अपने तर्कों के बारे में सोचे। किस तरह हमने सोचा भाई, इस तरह इधर के अंकों को हमने जोड़ दिया और इधर का अंक ऑलरेडी एक था, ठीक है, मतलब कि अकेला था, और इधर वाले को हम जोड़ दिए, जोड़ने से हमको छोटा बड़ा प्राप्त हुआ। अब छोटा बड़ा हम लोग कैसे निर्धारित किए, जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी उस तरफ हमको चिन्ह के मुंह को खोल देना है, बस हमको छोटा और बड़ा पता चल जाएगा। हमको इसमें छोटे को ध्यान नहीं देना है, बड़े को ही ध्यान देना है। चाहे उसमें फाइंड आपको छोटे करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप उसको बड़ा ही फाइंड करके बड़े की तरफ चिन्ह लगा दीजिएगा, खुद ही वो मिल जाएगा।
यहाँ पर दो पक्ष दिए गए हैं, दो पक्ष है ना, यहाँ पर दिए गए हैं। बॉक्स के बाएं तरफ बायां पक्ष तथा दाएं तरफ दायां पक्ष है। कथनों में 3 + 5 बायां पक्ष है, चूंकि यह दायां पक्ष 7 से बड़ा है, अतः 3 + 5 बड़ा है 7 से। जिन कथनों में बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया उन्हें छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। जिन कथनों को आपने कॉपी में लिखा उन्हें छोड़ बाकी असमानता के कथन हैं। आइए कुछ और कथनों को देखें जिनमें चरांकों का उपयोग होता है। अब हमने पहले वीडियो में के चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने चरांकों के बारे में पढ़ा था। चरांकों के बारे में क्या होता है, चरांक जो भी अल्फ़ाबेटिकली होते हैं वो सब चरांक होते हैं। जैसे यहाँ पर है x + 5 = 13 में यदि x = 5 हो तो x के स्थान पर 5 रखने पर बायां पक्ष 5 + 5 = 10 होता है, दायां पक्ष बराबर 13 है, अतः यह कथन सही नहीं है। बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, परंतु x के स्थान पर 8 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं और यह कथन सही हो जाता है। मतलब समीकरण में अब क्या बताया जाता है कि अगर दोनों तरफ के पक्ष बराबर नहीं है तो वो समीकरण नहीं होते हैं, और समीकरण तभी होंगे जब दोनों तरफ के पक्ष बराबर हो जाएं तो समीकरण होंगे। आगे आगे हम लोग देखेंगे कि समीकरण के सवालों को कैसे बनता है और कैसे उसको हल होता है, कैसे उसको बराबर लाया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 2 है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने x का मान दिया गया है। x के दिए गए मानों के लिए कथन सत्य है या असत्य बॉक्स में लिखें। x + 3 = 8 है, यदि x = 5 हो तो कथन सत्य है या नहीं। अब देखो ये समीकरण के सवाल को हल किया गया है, इसको हल किया गया है, कैसे किया गया है चलिए मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ। इसको देखिए उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लिखा है, अब इसको कैसे करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल होगा ये, इसको पहले हम हल करेंगे। अब यहाँ पर ये उत्तर दिया है, ये उत्तर ये सही है या नहीं, मतलब समीकरण इसमें बराबर है या नहीं, इसको हमें देखना है। मतलब कथन सही है या नहीं, ये वाली कथन। अब देखो कैसे करके हल करेंगे। पहला को हम लोग लिख लेंगे पहले 3 = 8, यदि मतलब कि x = 5 इधर का आंसर आना चाहिए, ऐसे करके बोला है। इसको पहले हम लोग हल करते हैं, पक्षांतर करेंगे हम लोग। x बराबर इधर 8 है, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x का मान हमको ज्ञात करना है, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, और इधर भी ये कितना बच रहा है x = 5, और इधर भी क्या है x = 5 है। मतलब ये क्या है, ये हमारा कथन सही है, ये कथन क्या है, सत्य है, सत्य है ये कथन। आप उसमें बुक में भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन x - 2 = 4 में यदि x = 7 है तो ये कथन सही है या नहीं, ये कथन ना। तो इसमें क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है 4, फिर -2 है तो इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इधर ये x = 7 है। फिर x बराबर 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर कितना है x = 7 है। तो मतलब ये क्या है, ये कथन सही नहीं है, ये कथन क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग असत्य लिख देंगे। ये कथन कब सही होगा, जब दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जैसे पहले वाले सवाल में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 2 = 10 में यदि x = 8 हो तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पर 10 है, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये x = 8 होगा। x में 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर भी x = 8। तो ये समीकरण क्या है, ये सत्य है, ये समीकरण क्या है, ये सत्य है। आप लोग भर लीजिएगा अपनी बुक में। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर है 7 = 12 - x में यदि x =
2 होगा और 3 होगा तो क्या होगा। अब देखो 7 इधर है तो हमको घबराना नहीं है, हमको सेम टू सेम प्रक्रियाओं को चलाते रहना है। तो क्या करना होगा, हमको x को इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 7 को उधर करेंगे तो माइनस में आएगा। अब चूंकि -x को इधर करेंगे तो +x और इधर +7 को इधर करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले x लिखना है, उसके बाद फिर हमको 12 लिखना है, उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा ये x = 3 आ जाएगा। x = अब देखो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर x = 3 है। तो ये समीकरण क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है, असत्य है। फिर 5 नंबर का समीकरण है, 5 नंबर का है 3 = x - 9 में यदि क्या हो जाएगा, यहाँ पर x = 5 होगा तो क्या होगा। ये भी वैसे ही है, इसमें x करेंगे, अब इधर ये +x है तो उसको रहने देंगे, 3 है ये तो 3 की इधर ये +9 आएगा तो यहाँ पर वो -9 आएगा, +9 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा 3 एंड 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 11 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 = x, मतलब कि x = 12 ये हो जाएगा और इधर x = 5। तो ये भी कथन क्या है, सत्य नहीं है, सत्य असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से इस समीकरण के सवाल को बनाना था डिब्बे वाला एक्सरसाइज का। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें पहला और तीसरा सत्य है और बाकी सब क्या है, असत्य है। बाकी सब क्या है, असत्य है। ये हमने उससे हल करके देख लिया कि कैसे करके सत्य आया है, कैसे करके असत्य आया है। जो कथन असत्य हैं क्या वे x के किसी मान के लिए सत्य होंगे? यदि हाँ तो प्रत्येक के लिए x के मान को अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रकार उपरोक्त कथन तभी सत्य होंगे जब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। मतलब कि जो कथन असत्य हैं उसको x के मान लिखने पर जब वो बराबर होंगे तभी वो कथन सत्य होंगे। ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हों, दोनों पक्ष बराबर हों, ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो, दोनों पक्ष बराबर हो, समीकरण कहलाता है। ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हो, चरांक मतलब XYZ आबा सादा ABCD ये सब चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष क्या हो, बराबर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अर्थात समानता वाले वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक बीजीय अंक होते हैं, एक या एक से अधिक बीजीय अंक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। वे कथन जिनमें एक से अधिक बीजीय अंक मतलब चरांकों को छोड़कर एक से अधिक अंक होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। इनमें बराबर के बाईं ओर के समस्त चर और अचर पदों को समीकरण का बायां पक्ष और दाएं ओर के समस्त पदों को समीकरण के दायां पक्ष बोलते हैं। मतलब एक तरफ को बायां पक्ष बायां वाले को और दायां वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। दो पक्ष होता है ना, बराबर बीच में होता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला होता है, इस प्रकार से। फिर समीकरण क्यों, वाई इक्वेशन। एक दिन नरेश ने अपने साथियों से एक सवाल पूछा। 2 टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं, दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद हैं। यदि पहली टोकरी में 8 और अमरूद रख दिए जाएं तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। क्या आप लोग दोनों टोकरियों में अमरूदों की संख्या बता सकते हैं? अब इसमें क्या बोला है, अब इसमें वो दे देता है, कथन टाइप का दे देता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, इसमें अब पता करना होता है। नरेश के सभी साथी हल सोचने लगे परंतु उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अनु ने बताया कि पहली टोकरी में 8 तथा दूसरी टोकरी में 16 अमरूद है। नरेश ने कहा कि उत्तर तो ठीक है परंतु तुमने इसे कैसे हल किया? अनु ने बताया, मैंने पढ़ा है कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 2 गुना प्राप्त हो जाता है। चूंकि 2 गुना बोला था ना उसमें,
चूंकि पहली टोकरी में रखे अमरूदों में 8 अमरूद और जोड़ने पर अमरूदों की संख्या दोगुनी हो गई, तो वह संख्या 16 ही होगी, क्योंकि 8 में 8 जोड़ने पर 16 होता है। नरेश ने बताया कि इसे एक और तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसके हल करने का तरीका एक और है। पहली टोकरी में अमरूद, दूसरी टोकरी में अमरूद, पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद है। अमरूद पहली टोकरी में प्लस 8 बराबर पहले टोकरी का 2 गुना अमरूद टोकरी दूसरे टोकरी में। 8 में 8 जोड़ने पर ही 2 गुना हो सकता है, अतः पहली टोकरी में 8 अमरूद एवं दूसरी टोकरी में 16 अमरूद हैं। तभी फरीदा ने कहा, हमने चर राशि वाले पाठ में पढ़ा है कि जब किसी संख्या का मान मालूम नहीं है तो उसे हम कोई भी चरांक मान सकते हैं। कोई भी चरांक हम मान सकते हैं, जब मतलब कि उसमें गुणांक हो लेकिन चरांक नहीं होता, तब हम कोई भी चरांक मान सकते हैं। माना कि पहली टोकरी में मतलब अंक होता है, एक में अंक है एक में नहीं है, तो दूसरे अंक को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी चरांक मान सकते हैं। माना कि पहली टोकरी में x अमरूद है, तो दूसरी टोकरी में 2x अमरूद होंगे। पहली टोकरी में 8 अमरूद मिलाने पर उसमें x प्लस 8 अमरूद हो गए और यह दूसरी टोकरी के अमरूद के बराबर है, तो x प्लस 8 बराबर 2x होगा। नरेश ने कहा, अरे वाह, यह तो एक समीकरण बन गया और यहाँ x का मान 8 रखने पर यह कथन सत्य हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि अज्ञात मान वाले सवालों को समीकरण की सहायता से बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। आपने भी देखा कि अज्ञात राशियों का मान निकालने के लिए समीकरण किस प्रकार उपयोगी है। आइए अब हम समीकरण कैसे बनाया जाता है देखें। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समीकरण के सवाल कैसे बनते हैं। यहाँ पर तो आप थोड़ा सा देख लिए, अब और आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। समीकरण कैसे बनाएं, हाउ टू मेक इक्वेशंस। अब समीकरण कैसे बनाएं उसको देखते हैं। एक खेल खेलते हैं। आप सब अपने मन में अपनी अपनी उम्र सोचिए, इनमें 5 जोड़ दीजिए, योगफल को 2 से गुणा कर उसमें 10 घटाइए, जो अंतर आया उसमें अपनी उम्र को घटा दीजिए। आपका उत्तर ही आपकी उम्र है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सवाल आया है, जिससे हमको जो सोचे हुए अंक होते हैं वो पता चल जाता है और हमें हमारी उम्र पता चल जाता है। नरेश का हल 12 वर्ष है। नरेश में क्या जोड़ा, क्वेश्चन में क्या दिया है, मतलब नियम में क्या दिया है, 5 जोड़ें, 17 हुआ। ठीक है, 5 जोड़िए, उम्र सोचें, उम्र है कितना जोड़ना है, 5। 17 गुणे 2, अब उसे 2 से क्या करना है, गुणा करना है, तो 17 दूनी 34 होता है। अब उसमें 10 घटाए, 34 में हम 10 घटाएंगे तो 24 वर्ष होंगे और 24 में हम फिर अपनी उम्र को घटा देंगे, तो कितना हमारी उम्र ही जितना सोचे थे उम्र हम उतने ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर अनु का हल 11 वर्ष, 11 में 5 जोड़ा 16 वर्ष, 16 को 2 से गुणा किया 32 वर्ष और 32 को 10 से घटाया 22 वर्ष, 22 को 11 से घटाया तो 11 वर्ष। मतलब उसने जितना अपने वर्ष सोचा था, लास्ट में उसका सोचा हुआ वर्ष आ गया। यहाँ पर हम लोग एक और सवाल हल करेंगे, 1-2 नंबर सोचेंगे और वैसे ही घटा देंगे। आप भी इस मज़ेदार सवाल को अपने विभिन्न साथियों, घर के लोगों की उम्रों को पूछ करके आप कीजिए। चलिए, मैं भी एक नंबर सोचती हूँ, मतलब कोई उम्र या कोई भी नंबर सोचती हूँ मैं, या फिर अपनी उम्र को ही सोचती हूँ। मेरी उम्र है, मान लीजिए 21 है, 21 वर्ष है। अब 21 को क्या करूँगी मैं, 5 से जोड़ दूँगी, कितना हो जाएगा ये, 26 हो जाएगा। 26 को मैं 2 से गुणा कर दूँगी, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से ले 2 दूनी 4, 1 5, ये 52 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करूँगी, ये 52 को 10 से घटा दूँगी, कितना हो जाएगा ये, 42 हो जाएगा। अब 42 में फिर जितना मैं सोची थी, 42 में उतना ही मैं घटा दूँगी, कितना घटाऊँगी, जितना मैंने सोचा है।
उतना ही घटाऊंगी तो कितना आया, जितना मैंने सोचा था उतना ही यहाँ पर आंसर आ गया। एक और नंबर सोचते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए ज़्यादा नंबर सोचते हैं हम लोग यहाँ 50 नंबर सोचे, 50 नंबर, ठीक है। 50 में हम लोग क्या किए, 5 ऐड किए, कितना हो गया 55। 55 और 55 में हम 2 को 2 से गुणा किए, 5 दूनी 10 के शून्य, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 110 हुआ। अब 110 में हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब यहाँ पर 100 में 50 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जितना हमने सोचा था उतना यहाँ पर उत्तर आया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। आप लोग ऐसे मज़ेदार गेम सबके साथ खेल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। फिर इसी प्रकार सभी ने पाया कि उन्होंने जो अपनी उम्र सोची थी वही उत्तर के रूप में आ रही है। यह कैसे हुआ, आइए इसे समझें। माना कि सोची गई उम्र x है, उम्र में 5 जोड़ा गया तो x प्लस 5 हुआ। योगफल को 2 से गुणा किया तो 2x 2, और उसके अंदर इन सब को योगफल को क्या किया गया, गुणा किया गया, x प्लस 5 हुआ। 10 घटाया गया 2x, अब इसको पहले गुणा कर दे, 2x और 2 2 पंचे 10 में माइनस किए हम, 10 माइनस कर दिए, ठीक है, 10 माइनस किए यहाँ पर। फिर ये 10 और 10 कटा तो कितना बचा, यहाँ पर 2x बचा। अब सोची गई उम्र को घटा दे, 2x में हमने क्या सोचा था, x सोचा था, x को घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर x बस बचा। आप वही हल प्राप्त कर रहे हैं जो उम्र आपने सोची थी। हम लोग वही नंबर प्राप्त कर रहे हैं जो हम लोग सोचे रहते हैं। इस हल को देखते ही राजू ने कहा, अब मैं भी समीकरण बनाने के प्रश्न पूछ सकता हूँ। किसी संख्या में 2 का गुणा कर 5 घटाने से 3 आता है तो समीकरण क्या होगी। अनु ने तत्काल बनाया। माना कि संख्या x है, 2 का गुणा करने पर 2x आया, इसमें 5 घटाने पर 2x माइनस 5 जो 3 के बराबर है, अर्थात समीकरण होगा 2x माइनस 5 बराबर 3। अब देखो ऐसे सवाल को हमको कैसे बनाना है, ऐसे जिसमें घटाने मतलब कि कम करने की बात की जाए, आधा करने की बात की जाए तब माइनस लगेगा, और जिसमें ये बताएगा कितना अधिक हुआ, इतना हम लोग जोड़ दिए, ये इतना अधिक हो जाएगा, ऐसे कहेंगे तब प्लस का यूज़ होगा। कैसे होगा आगे साइड हम लोग देख करके समझ जाएंगे। अनु ने कहा, अब मैं तुम्हें एक समीकरण दे रही हूँ, तुम इसे शब्द रूप में कैसे बदलोगे। अब देखो हमने शब्द रूप के समीकरण को अंक रूप में बदला है, मतलब बीजीय व्यंजक के रूप में बदला है। अब ये बीजीय व्यंजक की समीकरण को किस में बदलना है हमको, शब्द रूप में। तो देखो शब्द रूप में समीकरण, हमीदा ने तुरंत सोचा कि संख्या 7 का गुणा करके 5 घटाने पर, संख्या 7 का गुणा करके 5 घटाने पर 9 के बराबर है। अब सभी विद्यार्थी समीकरण बनाने और समीकरण को शब्द रूप में बदलने में दिलचस्पी दिखाने लगे। इतना हुआ, इतना क्या है, ये प्रक्रिया है कि कैसे करके हमको बनाना है। अब चलिए हम लोग इसी में प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे और ऐसे ही समीकरण बनाएंगे। देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 14.1 है। पहला है निम्नलिखित में से समीकरण छांट कर लिखिए। अब समीकरण छांट करके हमको लिखना है इनमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर इस समीकरण को देख करके ये पता करना है कि ये समीकरण है कौन सा और कौन सा नहीं है। तो समीकरण कब होगा, जब उसके 2 पक्ष होंगे, एक बायां और एक दायां पक्ष होगा, तब वो समीकरण होगा, अन्यथा वो समीकरण नहीं हो सकता। तो इसमें पहला क्वेश्चन को अब देखिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 है, मतलब इसके 2 पक्ष है, बराबर होना चाहिए बीच में, तो 2 पक्ष है तो ये समीकरण है। फिर दूसरा है x माइनस 4 माइनस 10, ये समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 2 पक्ष नहीं हैं। तीसरा है 2y माइनस 3 प्लस 9, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है बीच में। फिर चौथा है 5 कोष्टक के अंदर 2y माइनस 3 बराबर 15, तो ये क्या है, ये समीकरण है क्योंकि इसके 2 पक्ष हैं।
इसके बीच में बराबर का चिन्ह है। फिर पांचवा है 3x + 4, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। चौथा है 7 = 2x - 5, ये समीकरण है क्योंकि इसके बीच में बराबर है। फिर नेक्स्ट है 3x - 2x = 2x, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसके इस तरफ भी x है और इस तरफ भी। एक तरफ चरांक होगा तो एक तरफ दूसरी तरफ स्थिरांक बस ही होगा, बाकी नहीं हो सकता। फिर ये आठवां है 5/x = 3, ये समीकरण है क्योंकि इसके दो पक्ष हैं। फिर नेक्स्ट है 4.5 + 3.2x + z, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसके भी दो पक्ष नहीं हैं। फिर 10 है ly + lx = px, ये समीकरण है क्योंकि इसके दो पक्ष हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों का बायां एवं दायां पक्ष बताइए। अब इसमें भी बायां और दायां पक्ष हमको बताना है। हाँ, बायां और दायां पक्ष बताना है। तो इसमें देखिए ये सारे समीकरण है, ठीक है। और इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, तो इसमें आप सिंपली ये समझिए कि जो भी समीकरण इस तरफ के हैं वो बायां पक्ष है और जो भी समीकरण बराबर के उस तरफ के हैं उसको हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये बायां पक्ष है और बराबर किधर वाले क्या है, ये दायां पक्ष है। सभी में वैसे ही होगा, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, और ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये भी बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो ये क्या है, बायां पक्ष और दायां पक्ष हुआ। एकदम इजी है, बहुत इजी है ये सवाल। समीकरण के सवाल बहुत मज़ेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आया होगा। निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बदलिए। किसी संख्या, अब देखो अज्ञात कथनों में अज्ञात संख्या में y का प्रयोग करके समीकरण को हमको क्या करना होगा, बदलना होगा। अब कैसे करके हम लोग बदलेंगे, देखिए तो कैसे करके हमको बदलना है, इसमें हमको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, y का प्रयोग करना है हमको। किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है, तो हमको y का प्रयोग करना है। कोई संख्या क्या है, कोई संख्या क्या है, y है। इसमें दुगने में से 3 कम करना है, मतलब घटाना है। तो क्या करना होगा, कोई संख्या y है और y में हम दुगने किए तो 2y हुआ, और 2y में हमको 3 कम करना है तो माइनस किए, उसके बराबर में कितना आता है, 17 आता है। तो ये 17 ये समीकरण बना, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है किसी संख्या का छठा भाग 7 है। अभी किसी संख्या का छठा भाग, तो कोई संख्या वो क्या है, y है, उसका कितना भाग, छठा भाग है, और उसके कितना आता है, 7 आता है। तो ये हुआ। फिर किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है। किसी संख्या एवं 5 का अंतर क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे हम, कोई संख्या y है उसमें 5 का अंतर है, अंतर मतलब भी घटाना होता है तो माइनस, और अंतर कितना है, 8 है, मतलब घटा के कितना आया, 8 आया। तो ये हुआ ये इसका समीकरण। फिर किसी संख्या में 7 का गुणा कर 5 घटाने से 9 बचता है। तो किसी संख्या, तो कोई संख्या क्या है, y है, उसमें हम लोग क्या, कोई संख्या y है उसमें हम लोग 7 का गुणा किए, उसमें 5 हम लोग घटा दिए, तो कितना बचा, 9 बचा। ये हो गया हमारा समीकरण। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है समीकरणों को कथन के रूप में लिखिए। अब इसको क्या करना है, कथन के रूप में लिखना। अब चूंकि ये समीकरण है अंकों और के रूप में तो लिखा हुआ, अब इसको हमको कथन के रूप में लिखना है। तो कैसे करके लिखेंगे, देखो किसी संख्या में 6, अब x - 6 बराबर 9 है, तब इसमें कम करने की बात होगी, उसके बाद बराबर आएगा। तो किसी संख्या में, यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, किसी संख्या लिख रही हूँ, संख्या में तो कोई संख्या x है में 6 कम करने पर, चूंकि घटाना चिन्ह है मतलब कम करने पर कितना प्राप्त होता है, करने पर 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त
होता है, 9 प्राप्त होता है। फिर ये दूसरा हुआ, दूसरा में क्या करेंगे, 7y-14 बराबर 0 है। तो संख्या के 7 गुने, संख्या के कितना है, कोई संख्या y है, तो संख्या के 7 गुणे में 14 कम करने पर 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। फिर 2x/3 अब = 6 है। तो संख्या के 2 गुने में 3 का भाग करने पर, संख्या के 2 गुना संख्या ये है, तो संख्या के 2 गुने में 3 का भाग करने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। अब किसी संख्या में 2 का भाग करने कर 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, ऐसे होगा ये संख्या के आधे में, ठीक है। हाँ, संख्या के आधे में, आधा है ये, आधे में 2 का भाग कर 5 जोड़ने पर 10 आता है, 5 जोड़ने पर 10 आता है, ये हुआ। फिर ये 38 - 2x बराबर 4 है। अब इसमें 38 में से किसी संख्या का दुगुना कैसे करेंगे हम इसको, 38 में से है किसी संख्या का दुगुना, ये किसी संख्या का दुगुना है, 2 है, तो दुगुना कम करने पर, कम माइनस है तो कम करने पर 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। इतना ही है फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली के सवाल हल हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।